नमस्कार दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इन्वायरमेंट के हर एक सेगमेंट को बारी बारी से अध्ययन करेंगे जो आपके टेट, सुपर टेट और एसएससी जीडी और अन्य वनडे एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। दोस्तों, पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण दोस्तों, हम अगर देखें इसके शब्द पर विचार करें तो पर्यावरण हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन दो शब्द हैं? परि, धन, आवरण। परि मतलब क्या होता है? चारों ओर। आवरण मतलब होता है घिरे हुए स्थान, यानी हमारे चारों ओर घिरे हुए स्थान को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दोस्तों में अगर हम पर्यावरण के घटक के बारे में बात करें, हमारे चारों ओर आवरण से घिरे हुए तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? दोस्तों, अगर इन तत्वों के बारे में हम अवलोकन करें तो प्रमुख रूप से 3 तत्व हमारे यहाँ चारों ओर पाया जाता है। कौन कौन? बायोटिक घटक यानी जैविक, दूसरा है अजैविक, तीसरा है ऊर्जा घटक। बायोटिक घटक की बात करते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत हमारा जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अयन, पादप और वनस्पति वर्ग आते हैं। ठीक है। अजैविक घटक के अंतर्गत जो हमारा निर्जीव होता है, जैसे तापमान, नमी, आर्द्रता, जलवायु, मिट्टी। ऊर्जा घटक के अंतर्गत कौन सा आता है? सौर यानी सूर्य ऊर्जा। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा पर्यावरण होता क्या है और पर्यावरण के अंतर्गत हमारा घटक कितने आते हैं। उसके बाद हम पर्यावरण, ये बायोटिक घटक, अबायोटिक घटक और ऊर्जा घटक, एनर्जी घटक, ये पाया कहाँ जाता है? दोस्तों, ये हमारे चारों मंडल में पाया जाता है। हम उस चारों मंडल का बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला क्या है? स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा जैव मंडल। दोस्तों, अगर हम स्थल मंडल की बात करते हैं, स्थल मंडल में हमारा पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदानी भाग हो गया। और ये पूरे वर्ल्ड में अगर हमारे इस संसार की बात किया जाए, पृथ्वी की बात किया जाए, ये कुल मिलाकर 29% भूभाग पर फैला हुआ है। दोस्तों, उसके बाद हम जलमंडल की बात करते हैं। जल मंडल में अगर देखा जाए तो हमारा महासागर हो गया, सागर हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, झील, कुआं आदि। ये हमारा कितने परसेंटेज में फैला है? 71%। फिर उसके बाद अगर हम इन्हीं दोनों पॉइंटों से अगर हम थोड़ा से परीक्षा की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो स्थल मंडल में यदि ये पूछ ले तो पूरे संसार में कितने महाद्वीप में बांटा गया है, तो प्रमुख रूप से हमारा महाद्वीपों की जो संख्या है 7 महाद्वीप संख्या है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और इसी में एक नया क्वेश्चन पूछने योग्य है, जो नए महाद्वीप की खोज की गई है न्यूजीलैंड देश के पास, जीलैंडिया आपका नए महाद्वीप के रूप में खोजा गया है। फिर हम जलमंडल की बात करते हैं तो जलमंडल में हमारा पृथ्वी पर सबसे महासागरों की अगर बात करते हैं, प्रमुख महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़े पूरे महासागरों में 2/3 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। फिर उसके बाद हम वायुमंडल की बात करते हैं। वायुमंडल से आपके इन्वायरमेंट सेक्शन से बराबर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। हम इस वायुमंडल के सेक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, हमारा ये वायुमंडल, हम अपने परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो कुल मिलाकर 5 वर्गों में बांटा गया है। इन 5 वर्गों को हम थोड़ा से डीप में अध्ययन कर लेते हैं। पहला कौन सा मंडल है? आपका क्षोभ मंडल। दूसरा है आपका समताप मंडल। तीसरा है आपका मध्य मंडल। चौथा है आपका आयन मंडल। लास्ट वाला है आपका वायुमंडल। अब जब हम टेट की बात करते हैं तो आपका परीक्षा में बराबर 1-2 वर्षों के अंतराल में ये पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल क्या होता है और
क्षोभ मंडल से कि आप क्या समझते हैं? तो हमारे इस वायुमंडल में सबसे पहला मंडल जो होता है क्षोभ मंडल होता है, जो कि हमारा अगर किलोमीटर की बात किया जाए 0 किलोमीटर से लेकर लगभग 20 किलोमीटर के बीच में जो हमारा वायुमंडल दिखलाई पड़ता है, वो सबसे पहला मंडल होता है जो क्षोभ मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल में हमारा विभिन्न प्रकार के मौसमी घटनाएं और विभिन्न प्रकार के हमारा आपका चिड़िया और पशु पशु चिड़िया वर्ग इसमें उड़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस क्षोभ मंडल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। ठीक है, फिर उसके बाद अगला मंडल हमारा कौन सा मंडल है? स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। समताप मंडल हमारा लगभग 20 से 50 किलोमीटर और या कह सकते हैं 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। समताप मंडल यदि बात करते हैं तो ये मंडल काफ़ी शांत मंडल होता है और शांत होने की वजह से इस मंडल में हमारा वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होता है। ठीक है दोस्तों, और परीक्षा में इन दोनों को हमको इंग्लिश में नाम जरूर से याद कर लेना होता है, कभी कभी अंग्रेजी में नाम ही इसका पूछ लेता है। समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फियर और क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम इन्हीं दोनों मंडल में हमारा एक O3 गैस का एक लेयर पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणें से हमारा शरीर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब ये हमारा इसी वजह से हमको इसको ओजोन मंडल की संज्ञा प्रदान की है। ओजोन मंडल आज के समय काफ़ी क्षरण हो रहा है, इसलिए काफ़ी चर्चा में आया है। ओजोन मंडल क्षरण क्यों हो रहा है? तो हमारे यहाँ जो भी ठंडक करने वाली उपकरण होती है, फ्रिज, कूलर, AC और ठंडक करने वाली सामग्रियाँ, जिससे ओजोन की परत हमारा क्षरण हो रही है, इसी वजह से इसकी चर्चा बराबर आ रही है पेपर में और परीक्षाओं में बराबर पुटअप किया जाता है। तो ओजोन मंडल के बारे में अगर हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, ओजोन परत को बचाने के लिए हमारे यहाँ वैश्विक स्तर पर सबसे पहला प्रयास कौन सा किया गया है? आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन के दौरान हम लोगों ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त किया कि ओजोन परत को हम क्षरण होने से बचाएंगे, और इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज के समय भी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम अपने अगले मंडल की बात करते हैं, मध्य मंडल। मध्य मंडल में हमारा विभिन्न प्रकार की उल्कापिंड वगैरह नज़र आती है, अवतारों का टूटना हुआ नज़र आता है। उसके बाद हम लोग अगले मंडल की बात करते हैं, आयन मंडल। आयन मंडल की बात करते हैं, जितने भी हमारा इस समय संचार उपग्रह प्रणाली और टेलीकम्युनिकेशन जो भी माध्यम प्रयोग किया जाता है, इसी मंडल में हमारा उपग्रह के माध्यम से सेटअप किया जाता है, जो कि कहाँ है? आयन मंडल। फिर उसके बाद हमारा जो मंडल आता है वायुमंडल, जो लगभग ये कह सकते हैं 650 किलोमीटर के बाद का रेंज आता है, और यही हमारा अंतरिक्ष कहलाता है। इस मंडल में हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता नजर आती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध काफी मधुर संबंध रहा है। आप अपने दादा और दादी से यदि पूछते हैं तो हमारे यहाँ आज के 20 साल 30 साल पहले पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आती थी, लेकिन आज वर्तमान में ये हमारा नगरीकरण होने की वजह से काफ़ी विलुप्त होती नज़र आ रही है। तो हम अगर इस पर्यावरण सेगमेंट में अगर बात करते हैं संबंध की, तो 4 संबंध में डिवाइड किया गया है। आर्केटिव, फिर उसके बाद आता है पशुपालन, उसके बाद आता है पौध पालन या कृषि, उसके बाद आता है विज्ञान, प्रौद्योगिकी। दोस्तों, अगर हम आखेट युग की बात करते हैं तो पर्यावरण और मनुष्य के बीच में, जब मनुष्य केवल और केवल जंगल से खाता था, पीता था और चला जाता था, तो उस समय पर्यावरण और मानव के बीच में काफ़ी मधुर संबंध रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ मानव ने अपना पशुओं के साथ एक मित्र जैसा व्यवहार किया। उसके बाद पशु के वजह से ही हम मानव धीरे धीरे पेड़ पौधों
को अब पशु के रुचि के अनुसार खाने लगा और उसी के रुचि के अनुसार पेड़ पौधे की कटाई होने लगी। तो इस समय भी हमारा पर्यावरण के बीच में जो संबंध रहा है, कह सकते हैं रूपांतरणकर्ता के रूप में रहा है, यानी मधुर ही रहा है। फिर उसके बाद का युग जब आया है, यानी जब मानव अब यहाँ पर परिवर्तनकर्ता के रूप में नजर आता है, यानी कह सकते हैं अब मनुष्य अपने रुचि के अनुसार खेती करने लगता है। जैसे आज के समय में हम लोग अपने जीविका को चलाने के लिए गेहूं की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं और अनेक प्रकार की सब्जियां उगाते हैं, यानी कह सकते हैं कृषि की युग। यहाँ पर अब पर्यावरण और मनुष्य के बीच में जो संबंध रहा है खटास का होने लगा है। फिर उसके बाद का संबंध अगर देखते हैं, अब यहाँ पर हम लोग किस कृषि से भी आगे अब एक कदम बढ़ चुके हैं, यानी नगरीकरण की ओर चले पड़े हम लोग। तो यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में केवल और केवल पेड़ों का विध्वंसक स्वरूप नजर आता है, यानी यहाँ पर पर्यावरण और मनुष्य का संबंध एकदम घातक हो गया है। अब दोस्तों हम पर्यावरण और से इस पहले चैप्टर के बीच में अब परीक्षा में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से नजर आता है, तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पर्यावरण और पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किया गया और भारत स्तर पर क्या प्रयास किया गया है, और जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों आपका 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, राष्ट्रीय स्तर मतलब होता है भारत स्तर पर, स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 72 में होता है। यहाँ पर अब वैश्विक स्तर के कई देश ऐसे थे जो पर्यावरण के और मानव के बीच में विध्वंसक स्वरूप को अब थोड़ा से कम करते हुए यहाँ पर कुछ देशों ने अपना एक सम्मेलन किया, जिसमें सबसे पहला पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहला वैश्विक स्तर का प्रयास किया गया। ये स्टॉकहोम सम्मेलन हम लोग यह कह सकते हैं, ये पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जैसे मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा होता है और अलग अलग प्रकार का मैग्ना कार्टा है, यानी एक प्रकार का अधिकार पत्र। यही पर्यावरण के पहले सम्मेलन के वजह से इसको हम लोग मैग्ना कार्टा का भी संज्ञा प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी जो वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ पर्यावरण का, हम लोग अपने परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसके पहले ही सेगमेंट में एक चर्चा कर लिए थे कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा किससे संबंधित है, ओजोन परत को बचाने से संबंधित है। जो कि ओजोन परत हमारा क्षरण हो रहा है, उसको बचाने के लिए कई देशों ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किया। उसको बचाने के लिए हम लोग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में हम लोग जानते हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन क्षरण दिवस। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगला बात करते हैं 1992 हम लोग क्यों महत्व इसको याद रखें। ये दोस्तों अगर देखा जाए 1972 के बाद हम लोग 20 वर्षों के बाद फिर एक बार मिलते कहाँ हैं, रियो में। यहाँ पर होता क्या है, रियो सम्मेलन में हम लोग देखते हैं कि हम लोग 20 वर्ष पहले जो अपनी संकल्प व्यक्त किए थे, क्या हम उस संकल्प पे हम लोग खरा उतर पाए या नहीं उतर पाए। अब यहाँ आते आते पर्यावरण का मुद्दा और जोखिम हो गया। अब पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पर 2-4 देश 10-20 देश की बात नहीं रहेगी, कह सकते हैं पूरे विश्व की यह बात होगी जो पर्यावरण को बचाने के लिए। फिर यहाँ पर रियो सम्मेलन जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रियो सम्मेलन की बात करते हैं। रियो सम्मेलन में हम लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पर हमारा ये आपका प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी रियो सम्मेलन में हम लोगों ने पहली बार जैव विविधता को बचाने के लिए भी प्रयास किया गया। और आपको पता होगा कि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये विश्व जैव विविधता दिवस हम लोग 1992 सम्मेलन के उपलक्ष्य में ही मनाते हैं। और दोस्तों एक स्टॉकहोम सम्मेलन का अगर हम बात करते हैं, इसको हमको एक और नज़रिए से क्यों याद करना है।
हमारे यहाँ इस समय पर्यावरण में सबसे महत्वपूर्ण जो दिवस होता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये स्टॉकहोम सम्मेलन के ही देन थी। यानी यह कह सकते हैं कि 1974 से ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हमारा अगला इसी श्रृंखला की बात किया जाए और महत्वपूर्ण सम्मेलन वैश्विक स्तर पर क्या रहा है। फिर उसके बाद आपका 1997 में कार्बन को बचाने के लिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल आप लोग को कोई अगर दिक्कत हो रहा हो तो बताइएगा। प्रोटोकॉल मतलब होता है जो सम्मेलन जहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिस शहर में आयोजित किया जा रहा है, उसी को हम लोग प्रोटोकॉल, यानी इस पर एक हम संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि अब हमारी ये प्रतिबद्धता है कि इसको हम कम करेंगे। तो यानी इस सम्मेलन को हम लोग कार्बन क्रेडिट के रूप में जानते हैं। यानी अब हम लोग इस सम्मेलन में हम लोग कार्बन को कम से कम उपयोग करेंगे। इस सम्मेलन को इसलिए हम लोग जानते हैं। आपका हम अगर देखें तो थोड़ा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा था, स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर उसके बाद वाला सम्मेलन कौन सा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद वाला कौन सा था, रियो प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। इसी श्रृंखला में आगे हम लोग चलते हैं तो जो हमारा और एक बहुत महत्वपूर्ण है आपका पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन आपका हुआ कब है, पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ है। इस सम्मेलन में हम लोग अपना क्या संकल्प व्यक्त किए हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर सबसे बड़ा सम्मेलन जो आज भी याद किया जाता है आपका 2015 में पेरिस सम्मेलन। इस सम्मेलन की देन से ही आपको पता होगा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थापना देखा जाए 2016 है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ये सम्मेलन किस सम्मेलन की देन थी, ये पेरिस सम्मेलन 2015 है। यहाँ पर ये पेरिस यानी फ्रांस में फ्रांसवा ओलांड प्रधानमंत्री थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दो देशों के महत्वपूर्ण पीएम ने ये अपना संकल्प व्यक्त किए। जो पृथ्वी हमारा है, पृथ्वी के दो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में हमारा सूर्य की किरण सीधे पड़ती है, यानी इन दोनों के बीच में सूर्य की किरण पड़ती रहती है। इसी के बीच में हम सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे और सौर एनर्जी के वजह से हमारा पोल्यूशन कम हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम आपका होगा। इसी वजह से हमारा ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है, आपके भारत में है। फिर उसके बाद हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको यही 5 सम्मेलन लेना है। और हम अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पे यदि बात किया जाए, यानी भारत स्तर पर पर्यावरण को बचाने के लिए क्या प्रयास किया गया है, तो आप लोग जब हमारा वैश्विक स्तर पर स्टॉकहोम सम्मेलन हो रहा था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी जी का सरकार था। इंदिरा गांधी जी के द्वारा वन एवं वन्य जीव अधिनियम पारित कराया। कब पारित कराया दोस्तों, 1972। कभी कभी आपके परीक्षा में ये 73 दे देता है और 72 देता है, तो इस ऑप्शन में हमको 72 ही चयन करना है। 73 में लागू हुआ था, क्योंकि अधिनियम जब पारित किया गया है उसी सन को पूछता है। फिर उसके बाद हम लोग पर्यावरण का अगला सम्मेलन जो हमारे यहाँ पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण एवं वन। पर्यावरण वन मंत्रालय कब हमारे यहाँ शामिल किया गया, ये कैबिनेट में 1985 में। फिर उसके बाद इसी के कड़ी में हमारे यहाँ अगला सम्मेलन जो अधिनियम पारित किया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों, 1986 में।
फिर उसके बाद का अगला अधिनियम कौन हमारे यहाँ पारित किया गया है, उसी के अगर हम बात करते हैं अगले श्रृंखला में एक वन संरक्षण अधिनियम आता है। वन संरक्षण अधिनियम आपका है 1980 में। तो यहाँ पर हमको देखते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किया गया है, 3 महत्वपूर्ण है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वन एवं वन्यजीव अधिनियम 1972, पर्यावरण और वन मंत्रालय कब शामिल किया गया 1985, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया 1986, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया 1980। उसके बाद अब हमारे यहाँ इस समय जो हाल के वर्षों में किया गया है एनजीटी, जो कि आप लोग सुने भी होंगे, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हिंदी में इसको जान जाते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या प्राधिकरण भी कह सकते हैं। इसका स्थापना कब हुआ है 2010 में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, आदर्श कुमार गोयल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले, अब पर्यावरण से रिलेटेड जो और आपका क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। कुछ संगठन है जो बराबर आपके परीक्षा में पूछा जाता है, यूएनईपी हो गया, और आपका नेरी हो गया, IUCN हो गया। और 3 महत्वपूर्ण संगठन का अगर हम देख लेते हैं, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कब चलाया गया है आपका दोस्तों 1972 में। मुख्यालय इसका कहाँ है, नैरोबी। कहाँ है नैरोबी, केन्या देश की ये राजधानी है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद नेरी कहाँ है, नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च, इसको हिंदी में ही देख लेते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना कब हुआ 1958 में, और नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण संगठन है IUCN, इसका फुल फॉर्म का है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना कब हुआ है 1958 में। ठीक है, इसको अगर हम लोग देख लें, ये आपके इन्वायरमेंट में संस्थान के रूप में अगर बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है। ठीक है, नेरी तो हो चुका है, उसके बाद IUCN का, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एक R ज़्यादा हो गया था, नेरी। ठीक है दोस्तों, फिर हाँ चलिए, फिर उसके बाद हम IUCN की बात कर रहे थे। IUCN का फुल फॉर्म आपके परीक्षा में पूछ चुका है, स्थापना भी पूछ चुका है, और आपका ये कार्य क्या करता है ये भी पूछ चुका है। इसका स्थापना कब हुआ है 1948 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्कॉटलैंड में। ये कार्य क्या करता है, ये हमारे यहाँ इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ जीव जंतु जो विलुप्त हो रही है, विलुप्त होने के कगार पर है, संकटग्रस्त है या संकटापन्न है, उसको बचाने के लिए ये कार्य कर रही है। अब ये इसको देख लेते हैं, इसके IUCN में जो विलुप्त हो चुकी है या जो संकटग्रस्त है
वो ये IUCN अपने यहाँ रेड सूची में इसको दिखलाता है। ये भी आपके परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जो अभी संकटापन्न है, यानी कह सकते हैं जो अभी विलुप्त नहीं हुई है और जो संकट में नहीं है, लेकिन यदि हाल फिलहाल में इसको ध्यान नहीं दिया गया तो ये विलुप्त हो सकती है। तो इसको यह अपने यहाँ गुलाबी सूची में दिखाता है। यहाँ से बराबर क्वेश्चन पुटअप करता है दोस्तों, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। थोड़ा सा उसके बाद अब अगर हम उसके बाद की टॉपिक की बात करते हैं